नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार सरस्वती कला स्टेज में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा है। कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 2 पेपर हैं। पहला पेपर जो है आपको पता है कि वैदिकालीन शिक्षा वाला जो हम लोग पढ़ाए थे वो है। दूसरा शिक्षा में नवीन प्रयास जो है ये पेपर है। और शिक्षा में नवीन प्रयास का मतलब कि शिक्षा कैसे कैसे विकसित हुई, इन सब का है। तो दोस्त, बिना समय बर्बाद किए आज के ही इतने से ही पढ़ने पे सिर्फ 10 नंबर मान के चलिए कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में 10 नंबर आज पक्का आप कर लिए। तो सबसे पहले ये जानेंगे दोस्त, आइए देखते हैं कि भारत में शिक्षा के इतिहास, भारतीय शिक्षा के इतिहास क्या थे। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या थी, कैसे ब्रिटिश काल में शिक्षा दिए जाते थे, इस सब बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहला ये जानेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट है। और ये डीएलएड बीटीसी वाले ध्यान रख लो, ये 100 नहीं हजारों बार पूछा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है। तो आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट है। एक बार और मेरे कहने पे याद कर लो कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट कौन है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है। अब हम आइए कि सबसे पहले शिक्षा कैसे शुरुआत हुआ, इन सबको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षा भारत में जब देने की बात आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शिक्षा देने की बात आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इन्होंने सोचा कि भाई भारत के लोग अशिक्षित हैं, इनकी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी तमाम जगह भारत के अन्य भूभागों में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इन्होंने सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंग्रेजों ने कि भारतीय लोगों को हम शिक्षा देंगे, शिक्षा के माध्यम से उनसे अच्छे अच्छे काम कराएंगे, अच्छे अच्छे उत्पादन कराएंगे और उन सब सारी चीजों को हम अधिक मूल्यवान मूल्य पर बेचेंगे। क्योंकि भाई सरकार ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश लोग के अनुसार चलना रहता था। भले ही आपके देश, आपका जन्म है आपका, लेकिन उस समय यह कानून व्यवस्था था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले शुरुआत किया। तो भारतीय सत्ता को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षा देने का प्रारंभ किया। 1765 ईस्वी तक जो शिक्षा दिया जा रहा था सिर्फ प्राथमिक तक सीमित था। कितने तक? प्राथमिक तक। उच्च तक कोई शिक्षा नहीं दिया जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी तक सोचा कि भाई भारत में हमको और वर्चस्व बढ़ाना है, तमाम जगह पे जाना है और सभी को जागरूक करना है। तो इसके लिए अंग्रेज सरकार ने इतने गलत काम किए और गलत काम करते हुए इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए संस्थाएं खोली। और देखिए, उन उच्च शिक्षा की संस्था खोल रहे हैं तो उनका क्या उद्देश्य हो रहा है। सबसे पहले शिक्षा नीति में परिवर्तन, उच्च शिक्षा की 2 संस्थाएं खोली। पहली संस्था 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग की है। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज की स्थापना की है। और जोनाथन डंकन जो 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। अब एक साइड मदरसा कॉलेज 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा खोला गया, दूसरे साइड संस्कृत विश्वविद्यालय जो खोला गया था बनारस में, यह जोनाथन डंकन के द्वारा 1700 कब खोला गया था? 91। करे मदरसा कॉलेज से यह उद्देश्य था कि यहां से मुस्लिम वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाएगा, पहली बात। दूसरा बात यह खोला गया था कि भाई यहां से हिंदू लोगों को, जो हिंदू कॉलेज था उससे हिंदू लोगों को शिक्षित किया जाएगा। जब भारत में भारत के मुस्लिम लोग, हिंदू लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी अंग्रेज सरकार को ये मदद करेंगे। देखिए कितना गलत तरीके से दिया गया था। उनका स्कूल खोलने का मतलब ये नहीं था
उनका स्कूल खोलने का मतलब था कि जब भारतीय लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे अंग्रेज के क्रियाकलाप में मदद करेंगे, क्योंकि अंग्रेज उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने एक नियम बनाया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये शिक्षा दे रही थी, कंपनी के अंतर्गत शिक्षा दिया जाता था। आज की तरह स्कूल नहीं था, ना कोई व्यवस्था था, जो होगा वो कंपनी व्यवस्था देगा। कंपनी ने एक नियम बनाया था कि हर 20 वर्ष के बाद एक नया शिक्षा नीति आएगा, जो हमारे आज मैंने शिक्षा की जो नीति है उसमें सुधार करके कुछ नया रूप देगा। जो आज हम लोग पढ़े हैं NEP 2020 2020 जो पढ़ रहे हैं NEP 2020, ठीक इसी प्रकार से वहीं से सोचा गया कि हर 20 वर्ष के बाद शिक्षा में सुधार होगा। अब 1793 तक तो चला, 91 में स्कूल खुला, 93 तक चला। 93 के तुरंत बाद क्या हुआ कि 1813 का आज्ञा पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने आया और 1813 का आज्ञा पत्र ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया, यानी 20 वर्ष के बाद। अब इसका मेन उद्देश्य ये था कि भैया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि 43वीं धारा के अंतर्गत 1813 का था कि शिक्षा का दायित्व तो कंपनी पे है। इसका मेन उद्देश्य देखिए क्या था, धारा 1813 का आज्ञा पत्र क्या था। 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसका मेन उद्देश्य था जो शिक्षा का अधिकार होगा कंपनी को होगा, और कंपनी प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करेगी। क्या बात बोला कि शिक्षा का अधिकार कंपनी पर होगा। कंपनी किसकी थी? ब्रिटिश की थी, और कंपनी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगा। अब यहाँ 2 दल थे, पढ़ाई करते थे, एक थे प्राच्यवादी, दूसरे से पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी वो लोग थे जो भारत के थे, जो भारतीय वेशभूषा को चाहते थे, जो भारतीय संस्कृति को, जो अपनी संस्कृति थी उस रूप में लेना चाहते थे। पाश्चात्यवादी वो थे जो इनका विरोध करते थे, यानी अंग्रेज थे। ये लोग चाहते थे कि भाई ऐसे वर्ग का विकास हो कि वो हमारी सहायता करे। ये चीज अब पुरानी हो गई है, ये चीज अब नई हो गई है। इन्होंने कहा कि भाई ये लोग पुराने हो गए हैं, इनकी रीति रिवाज, इनकी संस्कृति बहुत पुरानी हो गई है। अब इनको अंग्रेजी शिक्षा देके हम लोग पाश्चात्यवादी क्या करें, इनको अंग्रेजी शिक्षा देके बढ़ावा दें। देखिए अब यानी 1813 का आज्ञा पत्र के अंतर्गत एक विवाद उलझाया, पाश्चात्य विवाद। 2 दल थे और सरकार ने ये बोला था, कंपनी सरकार ने, कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होगा। लेकिन सरकार ने ये नहीं बोला था कि 1 लाख रुपए खर्च भारतीय प्राच्यवादी करेंगे या फिर पाश्चात्य माने अंग्रेज करेंगे। ये दोनों मामला फंस गया, यानी विवाद का शुरुआत हो गया किससे? आज्ञा पत्र 1813 के। विवाद क्या हुआ? तो विवाद हो गया कि 1 लाख रुपए को खर्च ये करेंगे या ये करेंगे। ये लोग कहते थे कि भाई हम अपनी संस्कृति साहित्य के लिए हमको 1 लाख रुपए चाहिए। ये लोग कहते थे कि आपकी संस्कृति साहित्य पुरानी हो गई है, आप अंग्रेजी शिक्षा लीजिए और नए तरीके से, इसलिए हमको चाहिए। इनके समर्थक हेस्टिंग और जोनाथन डंकन थे। अब इनका विवाद जो क्या हुआ, 1813 से तो चला ही चला। अब इनका विवाद 1813 के बाद, हम बता दें कि 1813 की 20 वर्ष बाद यानी 1833 हुआ। 1833 में पुनः शिक्षा नीति आनी थी भाई, 20 वर्ष तक चला, शुरुआत तो 13 में हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इनका विवाद 1834 तक चला और अंत में 35 में लोक शिक्षा समिति के मंत्री ने दोनों दलों के विचारों को गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक के पास भेज दिया। अब हुआ कि लोक शिक्षा समिति 1835 जो थे, लोक शिक्षा समिति ने दोनों दलों पर विचार किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास यह प्रस्तुति भेज दिया गया कि भाई बेंटिक जी गवर्नर जनरल थे, आप देखिए इस पे कैसे विचार होगा, कैसे इनका विवाद सुलझेगा। तो आइए देखते हैं। अब उसके बाद बेंटिक क्या कर रहे हैं, बेंटिक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे कि जब बेंटिक के पास विचार भेज दिया जा रहा है तो बेंटिक महोदय क्या कर रहे हैं। उस समय मैकाले जो आ रहे हैं, लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी में, यह
बेंटिक जो है उस समय मैकाले को 10 जून 1834 ईस्वी भारत के गवर्नर जनरल के काउंसिल कानूनी के सदस्य के रूप में भारत आए। अब देखिए जब यह विवाद लोक शिक्षा समिति जो है बेंटिक के पास भेज रहा है, तो बेंटिक जो है उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे यानी लॉर्ड मैकाले, उनको काउंसिल 10 जून 1834 ईस्वी को भारत का काउंसिल कानूनी सदस्य के रूप में भेजा गया है कि भाई जाइए, और सदस्य बन के आ रहे हैं। वो सदस्य के रूप में आए और उस समय यह विवाद जो था उग्र रूप से धारण किया था, पाश्चात्य पश्चात विवाद जो 1 लाख रुपए वाला चल रहा था। अब बेंटिक ने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक तो थे, मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किए और लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किए। और बेंटिक ने मैकाले से कहा कि भाई आप इस पे कुछ कानूनी सलाह दीजिए। देखिए यह विवाद 1813 का था। 20 वर्ष बाद शिक्षा नीति आई। फिर जब 10 जून 1834 को काउंसिल कानूनी सदस्य के रूप में जब मैकाले आ रहे हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उनसे कुछ कानूनी सलाह मांग रहे हैं कि भाई यह विवाद बहुत उग्र है, हो चुका है, आप इस पे कुछ कानूनी सलाह दीजिए। तो देखिए मैकाले क्या बोल रहे हैं। अब 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले अपना विवरण यानी 10 जून 1834 ईस्वी को ये आ रहा है और 2 फरवरी को 1835 को अपना विवरण लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षा द्वारा भारत, आप देखिए ये क्या बोल रहे हैं भाई, जब लॉर्ड मैकाले आ रहे हैं तो मैकाले कह रहा है कि विवरण में कैसे दे रहा है कि भाई शिक्षा के द्वारा ऐसे वर्ग का विकास करना चाहता हूं जो रंग रूप में भारतीय हो लेकिन वेशभूषा में अंग्रेज हो। सोचिए कितना गलत बात बोला भाई, कितना गलत बात बोला। कह रहा है कि आप अपने रंग से भारतीय तो दिखोगे लेकिन बोलचाल वेशभूषा से आप अंग्रेज रहोगे, यानी कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हो। कितना गलत बात बोल रहे हैं। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, 1 लाख दूसरा बात बोल रहे हैं जो 1 लाख रुपया है यह सरकार अपने अनुसार खर्च करेगी, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। भाई आपकी सरकार है और खर्च कौन करेगा, सरकार अपने अनुसार करेगा। तो सरकार क्या भारतीयों पर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यह भी बहुत गलत बात है। तीसरी बात ये बोल रहा है कि साहित्य शब्द के अरबी साहित्य से नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जाए। इन्होंने कहा कि जो साहित्य शब्द है ये अरबी साहित्य से ही नहीं, इसमें अंग्रेजी को भी क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए। उसके बाद ये सब बात को बोलते हुए इन्होंने भारतीय को जो निरर्थक घोषित कर दिया इनकी शिक्षा को, और अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा माना। भारतीयों की शिक्षा को निरर्थक घोषित कर दिया, अंग्रेजी की शिक्षा को उच्च शिक्षा माना। और मानते हुए इन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय केवल एक अलमारी, इन्होंने इतना गंदा तुलना कर दिया था कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की तमाम अलमारियां हैं लेकिन जो सिर्फ एक अलमारी है भारत और अरबी साहित्य के पूरे बराबर है। सोचिए कितना गलत लॉर्ड मैकाले बोले। यानी इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो अंग्रेजी शिक्षा है केवल एक पुस्तकालय की एक अलमारी जो है पूरे भारत और अरबी के साहित्य है सबके अकेले बराबर है। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ऐसे अंग्रेजी शिक्षा को इतना उच्च पहुंचाया और भारतीय शिक्षा को दबाया। देखिए कितना गलत बात बोल रहे हैं। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, निस्यंदन का सिद्धांत दिया। क्या होता है निस्यंदन? इन्होंने कहा कि भाई निस्यंदन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि शिक्षा उच्च वर्ग दीजिए। निस्यंदन मतलब छनाई बुनाई सिद्धांत का, सभी को शिक्षा मत दीजिए, शिक्षा हाई लेवल पर दीजिए, वो लोग नीचे लेवल को पढ़ाएंगे और शिक्षा ऊपर से छन छन के नीचे आएगी। इसीलिए इस सिद्धांत को निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। निस्यंदन के सिद्धांत को हम लोग छनाई बुनाई का भी सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके तहत हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे, विश्वास करिए इसमें से जरूर मिलेगा।
आज का हमारा टॉपिक रहा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। आपको पता है आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट है। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक हुए माना जाता है। सबसे पहले 1765 में कंपनी प्राथमिक शिक्षा तक सीमित थी। शिक्षा उसके बाद 1781 ईस्वी में 2 कॉलेज खुले थे। पहला कलकत्ता मदरसा कॉलेज जिसको वारेन हेस्टिंग खोले थे। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने ये संस्कृत वाला कॉलेज बनारस में हिंदू कॉलेज खोला था। दोनों का उद्देश्य था कि इससे हिंदू शिक्षित होंगे, उससे मुस्लिम शिक्षित होंगे और ये दोनों लोग आकर क्या करेंगे, अंग्रेजों की मदद करेंगे। तो दोस्त एक छोटा सा प्रयास रहा, संभवतः आप लोग को समझ में आया होगा। समय कम है फिर भी आप इसको देखेंगे, अच्छा लगेगा। अगर समय मिला तो एक वीडियो और आपको बनाऊंगा। और डीएलएड की नियमित कक्षाएं अब चलेंगी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, एकदम नियमित कक्षाएं चलेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।